नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। चारधाम यात्रा का विधिवत समापन हो गया है और बद्रीनाथ धाम के कपाट शनिवार को शीतकाल के लिए दोपहर 3:35 पर बंद हो गए। बता दें कि इस साल 17.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट पहले ही बंद हो चुके थे। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ मंदिर को सुंदर तरीके से रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। हजारों श्रद्धालु इस मौके के गवाह बनने के लिए धाम पहुंचे थे और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का समापन हो गया। तो चार धाम में से एक प्राचीन धाम है बद्रीनाथ धाम और इसकी खास बातें हम आपको बताएं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ये मौजूद है और आदि शंकराचार्य ने धाम की स्थापना की थी। अलकनंदा नदी के तट पे मौजूद है ये धार्मिक स्थल। भगवान विष्णु की यहां पे पूजा होती है और दो पर्वतों नर नारायण के बीच ये धाम बसा हुआ है। पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं और बद्रीनाथ के पुजारी रावल कहलाते हैं। ग्रीष्मकाल में 6 महीनों के लिए यह खुलता है और शीतकाल में 6 महीने बाद यानी ये बंद रहता है 6 महीने। और पितरों का तर्पण और श्राद्ध यहां होता है और शीतकाल में बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ में होती है। कपाट खुलने की तारीख टिहरी राजा के दरबार में निकलती है और राज पुरोहित पांचांग में मुहूर्त के अनुसार तय करते हैं तारीख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अल्मोड़ा के हवालबाग में आजीविका महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 20 नवंबर को विकास भवन सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर डोलाश्रम जाएंगे। आजीविका महोत्सव ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वयं सहायता समूह में काम करने वाले जो अपना यहाँ पर घरेलू उत्पाद बनाते हैं, यहाँ का स्थानीय उत्पाद बनाते हैं, उन सभी को एक मंच भी प्रदान करता है और कहीं ना कहीं आजीविका का साधन भी जो है उपलब्ध कराता है। इससे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वोकल फॉर लोकल का मंत्र है उसको भी जो है सार्थक करने का बहुत बड़ा ये महोत्सव है। इसलिए इसमें आए हुए सभी जो भी हमारे उद्यमी हैं, स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, समूह के लोग हैं, होम स्टे वाले हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी पिछले दिनों ऐसे समूह जो हमारे स्थानीय उत्पाद बनाते हैं उन सभी के लिए पूरे देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया है कि अपनी जो धार्मिक यात्रा में कुल जो भी धनराशि खर्च करते हैं वो 5% धनराशि हमारे इन सब ऐसे स्थानीय उत्पाद बनाने वालों का स्थानीय उत्पाद खरीदने में लगाएं, तो निश्चित रूप से इससे हमारे सभी को प्रोत्साहन। और चंपावत सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रबुद्धजनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही कहीं ना हो और इन लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए। और बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने 2012 के छावला गैंगरेप पीड़िता के माता पिता के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने उनसे मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने का अनुरोध किया क्योंकि दिल्ली सरकार मामले में पक्षकार है ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दी जा सके। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा पाने वाले 3 लोगों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस और स्पष्ट सबूत देने में विफल रहा है। बलूनी उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं और पीड़िता भी इसी राज्य की रहने वाली थी।
रुद्रपुर पहुंचे कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सिटी क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कापड़ी ने सरकार पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रुद्रपुर में सिडकुल की करोड़ों की जमीन जिसका मार्केट के भाव 60,000 स्क्वायर मीटर है उसे सरकार ने कौड़ियों के भाव भूमाफियाओं को बेच दिया। कापड़ी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का ऐलान किया। सिडकुल की बेशकीमती ज़मीन जिसका बाजार भाव 60,000 के आसपास है स्क्वायर मीटर, उसको अपने चहितों को, भूमाफियाओं को सरकार ने गलत तरीके से 13,401 रुपये स्क्वायर मीटर दे दिया, जो कि सरकार के राजस्व का बड़ी हानि है। और साथ ही उन जगहों पर युवाओं के लिए डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन कामों के लिए उसका उपयोग होना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे तो उसको भूमाफियाओं के हाथ कौड़ी के दाम बेच दिया है। इस सवाल को हम विधानसभा में भी उठाएंगे और आगे इसमें हम जो है और कोर्ट की भी राय लेंगे। अगर कोर्ट जाने के लायक होगा तो इसमें कोर्ट, हाईकोर्ट जा। उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने सोमवार को राज्य सरकार को घेरने के लिए विभिन्न मुद्दों के साथ सचिवालय कूच करने का ऐलान किया। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीते दिनों और राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिन पर अब किसी का ध्यान नहीं है और सरकार भी इन मुद्दों पर कमजोर पड़ रही है। हालांकि प्रीतम सिंह का सचिवालय कूच इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि पार्टी के नेताओं और संगठन को इसकी जानकारी नहीं है। प्रीतम सिंह ने कहा कि वो विभिन्न मुद्दों को लेकर सचिवालय कूच कर रहे हैं और ये कोई शक्ति प्रदर्शन या दिखावा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उनकी ये कोशिश है कि स्थानीय मुद्दों को उठाया जाए, जनता की आवाज को बुलंद किया जाए। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ और मैंने कहा कि भाई ये जो विषय हैं, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे यूकेएसएससी का प्रकरण हो, जो आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, चाहे विधानसभा भर्ती हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के प्रमुख के घर में घुस करके जो है उनकी पत्नी की हत्या का मामला हो, पूर्व प्रधान के घर में घुस करके उनकी गोली मारकर हत्या का मामला हो, हमारे विधायक आदेश चौहान जी के साथ जिस तरीके से एसएसपी द्वारा कृत्य किया गया है वो मामला हो, आज हमारे विधायक और पूर्व मंत्री तिलकराज बिहड़ जी को जो है धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। मंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है, सरकार और पुलिस और इंटेलिजेंस को खबर नहीं रहती है। तो ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जो है हम एक सांकेतिक, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम एक सांकेतिक कूच कर रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि अगर इन मुद्दों पर सरकार काम नहीं करेगी, इसकी सीबीआई जांच नहीं करेगी तो निश्चित रूप से विपक्ष उसका विरोध करेगा। और चमोली जिले जोशीमठ ब्लॉक के उर्गम पल्ला जखोला मोटरमार्ग पे शुक्रवार देर रात यात्रियों से भरी टाटा सुमो वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 12 लोगों की जान गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एसडीआरएफ और पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि वाहन में करीब 17 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया। साथ ही दुर्घटना में घायलों की फ्री उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। कोटाबाग विकासखंड के पहाड़ को जोड़ने वाली पांडेगांव गोतिया रानीकोटा सड़क को गड्ढा मुक्त करने के अभियान के तहत रोड पे मिट्टी और रोड़ी बिछा दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पे फैली मिट्टी और रोड़ी से दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते आए दिन कई तरह के हादसे भी हो रहे हैं। गड्ढा मुक्त जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई है, उसके अंतर्गत पूरी सड़क में डामरीकरण के स्थान पर रोड़ी और मिट्टी का भरान, मिट्टी बिछाई जा रही है, जिसमें दुपहिया वाहनों से लेकर पूरे पहाड़ को जाने वाले सभी वाहनों में दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है। मैं निवेदन करूंगा संबंधित विभाग से कि उक्त सड़क का डामरीकरण किया जाए और उक्त गड्ढे भरान के लिए उन मलबे को वहां से हटाया जाए।
शिक्षक और छात्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना हरिद्वार से सामने आई। यहां एक कलयुगी शिक्षक पर छात्रा के शोषण का आरोप लगा है। पन्नालाल भल्ला इंटर कॉलेज के इस शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि इस मामले में कोटद्वार जो पुलिस है यानी जो कोतवाली है, हरिद्वार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इससे पहले नगर आयुक्त एवं स्कूल प्रबंधक ने शिक्षक सुनील कुमार को 2.5 महीने की जांच के बाद निलंबित कर दिया था। सीओ मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक सुनील कुमार द्वारा छात्राओं पर शारीरिक और मानसिक शोषण के आरोप लगाए गए थे। उस संबंध में धारा 354 खा और 509 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साथ इसमें इंटर कॉलेज में भी एक कमेटी का गठन किया गया है जो इसकी जांच कर रही है। शिक्षक सुनील ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको कुछ पैसों को ज़बरदस्ती दिया गया। शुरुआत यहाँ से हुई और फिर उसके बाद उनको प्रताड़ित किया गया कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर मेरे पास आओ और वहाँ पर उसको छोड़कर रूम में और तुम चले जाओ। तो इस बीच में उनकी बहुत बहसी भी हुई, क्योंकि वो छात्रा ऐसा नहीं कर रही थी। तो उन्होंने उनको गलत मैसेज करने पहले से ही प्रारंभ किए हुए थे और रात होते ही वो मैसेज शुरू हो जाते थे, बहुत गंदे जिनकी हमारे पास उसकी स्क्रीनशॉट हैं हमारे पास। तो एक अध्यापक के द्वारा इस तरह के जो कार्य किए जा रहे थे ये बहुत ही अशोभनीय कार्य थे। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने रुद्रपुर में 450 से अधिक दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे श्रमिकों की महापंचायत में वो पहुंचे और बैठक के बाद राकेश टिकैत श्रमिकों के साथ ही फैक्ट्री गेट पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि श्रमिकों की मांग को ना मानना प्रशासन का फेलियर है और 450 दिन से इंतजार कंपनी के श्रमिक फैक्ट्री गेट पे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। श्रमिकों को अपना समर्थन देने पहुंचे राकेश टिकैत भी यहां पे नजर आए और राकेश टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले महापंचायत में फैसला लिया गया था कि अगर प्रशासन बीच का रास्ता नहीं निकालता तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर समर्थकों के साथ बैठेंगे। ये 503 दिन हो गए धरना दे रखा है और 15-20 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्हीं को ही निकाल दिया, डेली बेसिस पर जाके बाहर से काम करवा रहे हैं। बातचीत करना चाहते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी और जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं वो इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। भाई क्या करा जाए, अभी सलाह करेंगे कमेटी के लोग और अभी उसका निर्णय लेंगे। 1 महीने का इनको टाइम दिया था, यही इसमें बातचीत करके इसका समाधान निकालो। लेकिन हठधर्मी पे है भाई, अपना हठधर्मी पे है। शायद ये तो फैक्ट्री चल नहीं रही होगी, इसे अपना फैक्ट्री को अपना जब ये मजदूर बाहर बैठे तो इसे अपना बंदी कर लो फैक्ट्री। कोटद्वार में तैनात पुलिसकर्मी सज्जन सिंह ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी ने एक महिला पे उसे ब्लैकमेल करने और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। पुलिसकर्मी सज्जन सिंह का कहना है कि उसकी पत्नी का देहांत साल 2013 में हुआ था और पत्नी के निधन के बाद नौकरी करने के साथ ही अपने बेटे और बेटी की परवरिश खुद की। बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। सज्जन सिंह ने ज्ञापन में बताया कि परिचित एक महिला उनके बच्चों की देखभाल कर रही थी और महिला ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। महिला ने साजिश रचते हुए उनके खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है और वहीं अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में आया है, हम बात करेंगे उनसे और डिपार्टमेंट का मामला है। मेरे ख्याल से कुछ गलतफहमी शायद उनको रही हो तो हम बात करेंगे और जो भी उचित है उस हिसाब से काम करेंगे। अब मैं बताया ना, विवेचना शायद उनके उस केस में चल रही है। जो फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे, एक बार आईओ से बात करके मैं तब चीज़ें क्लियर कर पाऊंगा और उनको भी हम बुलाएंगे सज्जन को, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। 21/9 में मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें मेरा बच्चा पीड़ित और मुझे आरोपी बनाया गया था। जांच में जो है सच्चाई सामने आई, वो मेरे पर आरोप बिल्कुल झूठा लगाया गया था और इसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और पुलिस उस महिला का पूरा साथ दे रही है। ज़बरदस्ती इसमें चार्जशीट भेजने की बात करती रही है। अब मेरा कोई जीने का औचित्य नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ इस तरह का वो परेशान हुआ और
मेरी सामाजिक क्षति होगी, मुझ पर इस तरह का आरोप लगाया जो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ माइक के सामने। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इच्छा मृत्यु की डिमांड। शहर में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए आरटीए की बैठक की गई, जिसमें उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जो प्रदूषण को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बैठक में सरकार की तय की गाइडलाइन के अनुसार अगले साल निर्धारित समय के बाद डीजल पेट्रोल से चलने वाले ऑटो विक्रम की जगह सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक और जो इलेक्ट्रिक ऑटो विक्रम को ही चलाने की मंजूरी मिलेगी। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ऐसे कदम से शहर में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने में काफी मदद होगी। कि ऐसे डीजल के विक्रम और ऑटो वाहन जो कि 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनको 31 मार्च 2023 तक फेज आउट करना है, और जो 10 साल से नए हैं उनको 31 दिसंबर 2023 तक फेज आउट करना है। उनके स्थान पर क्लीन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले वाहन संचालित करने हैं, जैसे कि सीएनजी या बैटरी संचालित हो या पेट्रोल जो BS6 लेवल। और देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रीतम सिंह ने इंदिरा के दिखाए रास्ते पर चलने की बात कही। इंदिरा जी की जयंती पूरे देश और दुनिया में जो है मनाई जा रही है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया उनको लौह महिला के रूप में जानती है। उन्होंने देश के अंदर गरीबी हटाओ का नारा देकर के गरीबी के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस मजबूती के साथ उन्होंने भारत के पक्ष को रखने का काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, हमारे सामने, आपके सामने है। जब बांग्लादेश के निर्माण की बात हुई तो उसमें अहम भूमिका जो है इंदिरा जी ने निभाने का। और देहरादून के दूरस्थ तहसील त्यूनी में ई चौपाल कम और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी देहरादून कैंप कार्यालय के जरिए वर्चुअल माध्यम से यहां पे जुड़ी, और जबकि त्यूनी में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान और जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ मौके पर शिकायतें सुनते हुए वर्चुअली माध्यम से जिलाधिकारी सोनिका के संज्ञान में लाते हुए समाधान किया गया। दूसरी है हमारी जो हमने त्यूनी में की थी, और इससे पहले हमने कालसी में की थी। और पहली वाली तो हमने इनिशिएटिव था न्यू, पहले दिन पहली बार किया था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अभी तक करीबन 55 के करीबन हमारे पास 2 घंटे में हमारे यहाँ शिकायतें और समस्याएं आई हैं। और साथ ही क्योंकि बहुउद्देशीय शिविर भी लगा है तो प्रमाण पत्र हो गए या दूसरी जो भी समस्याएं हैं वो भी वहीं पे निस्तारित करने की कोशिश। दूसरी है हमारी जो हमने लक्सर के सुल्तानपुर में स्थित जेपी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के मौके पर छात्रों ने एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे और बच्चों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। मैं आज केवल इसी प्रदर्शनी को देखने आया कि आज महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म दिवस भी है, और ऐसे अवसर पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा आज के युग की आवश्यकता, खासकर विज्ञान और विज्ञान में क्या क्या चीजें आधुनिक युग में की जा सकती हैं, उसका अच्छा स्वरूप यहाँ पर देखने को मिला है। मैं विद्यालय के सभी अध्यापकों को, यहाँ के प्रधानाचार्य जी को, इस विद्यालय के प्रबंधक जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे नौनिहालों को भविष्य के अंदर की प्रगति विज्ञान से संभव है। इस विषय को इन्होंने बहुत नर्सरी क्लास के बहुत छोटे बच्चों से लेकर और इंटरमीडिएट तक के बच्चों के साथ जो उनके आज की उपलब्धि, मुझे बहुत रोमांचित मैं हुआ हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा केवल किताबी न रहकर वैज्ञानिक बोध के साथ आगे बढ़े। मैं आज केवल इसी पर नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में शिफ्ट किए जाने पर क्षेत्र के वरिष्ठ एडवोकेट मन्नू तुलेड़ा ने धामी सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट के शिफ्ट होने से सभी को न्याय उपलब्ध होगा और साथ ही दूर दराज से आने वाले अधिकारियों और वादियों की नैनीताल जाने में आ रही परेशानियों को भी उन्हें राहत मिलेगी।
और उधम सिंह नगर एसओजी टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से 50,000 रुपए के इनामी बदमाश जुगराज सिंह उर्फ जग्गा प्रधान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ जिले में अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो दुबई भागने की फिराक में था। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी के मुताबिक जुगराज सिंह पर कोर्ट में बदमाशों को छुड़ाने, गदरपुर में फायर झोंकने, टेलर पे हमला करने और बाजपुर में वाहनों की लूट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। $50,000 का इनामी अभियुक्त है। उधम सिंह नगर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जुगराज उर्फ जग्गा प्रधान की हमने धरपकड़ और गिरफ्तारी की कार्रवाई हुआ है। कई दिन से हम इसके पीछे मतलब अलग अलग रूप से हम जो है ट्रैकिंग कर रहे थे। तो हाल ही में कल रात को खबर आया कि हमने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। तो एयरपोर्ट से खबर आया कि एक मिलता जुलता इंसान संदिग्ध घूम रहा है करके। तत्काल हमारे एसओजी की टीम्स तत्काल रवाना हो गए और उसका पूछताछ के बाद शिनाख्त कंफर्म हो गया। तो उसको वहीं से धरपकड़ करके लाया गया और ये जो है बहुत ही वो शातिर और हार्डकोर क्रिमिनल है। अंग्रेज सिंह को छुड़ाने के लिए यहाँ कोर्ट में आया था। उसके बाद जो है यहाँ पर दर्जी की जो गले के ऊपर जो चाकू मारा गया उस पर भी इसका मेन अभियुक्त था। और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने 14 नवंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी में एमएसएमई के तहत एक एमओयू पर साइन किया, जिसमें कुल 40 उद्यमी उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से रिलायंस कलर्स और महिंद्रा जैसी नामी गिरामी कंपनियां भी शामिल हैं। चंदन रामदास का कहना है कि हमारा उद्देश्य उत्तराखंड में पर्याप्त रोजगार मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे फार्मा, मेडिकल और अन्य छोटे उद्योग खोले जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। तो चंदन रामदास ने यहाँ पे कई बातों का जिक्र किया और कहा कि उत्तराखंड में निवेश को बढ़ाने के लिए और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार यहाँ पे प्रतिबद्ध है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है। तो 10,000 करोड़ का निवेश होगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और उत्तराखंड में उद्योग को पंख लगेंगे ऐसा कहा। उन्होंने कहा सरकार इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर है। वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के माध्यम से हमने पहाड़ में फार्मा, मेडिकल, आयुष के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने छोटे छोटे उद्योग आमंत्रित किए हैं, जिसका एमओयू 14 नवंबर को महाराष्ट्र में उद्यमियों के बीच हुआ है। एक बहुत बड़ा करार हमारे बीच में उद्योग लगाने के लिए हुआ है, ताकि हम पहाड़ में उद्योग लगाएं, यहाँ के लोगों को रोजगार दें। और उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर देहरादून में राज्य कर विभाग उत्तराखंड की महत्वपूर्ण योजना बिल लाओ इनाम पाओ का शुभारंभ किया और वित्त मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के विकास एवं कर संग्रह में वृद्धि के योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये योजना संचालित की जा रही है। किसी भी उपभोक्ता को बिल लेने को प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये स्कीम बनाई है और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि व्यापारी भी जो हमारे रजिस्टर्ड व्यापारी हैं या रजिस्टर्ड भी हैं, उनसे भी उम्मीद हम कर रहे हैं कि वो अपना जो जनता या जो उपभोक्ता या जो ग्राहक वहाँ से कोई भी सामान ले रहा है उसका वो बिल जरूर ले। तो ये इसीलिए बनाया है और उम्मीद हम सबसे यही कर रहे हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे उपभोक्ता हो, आप और हम सब कहीं ना कहीं उपभोक्ता हैं। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी जाएं कम से कम बिल लें। किसी भी चोरी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो निश्चित रूप से आज जो आप लोगों ने ये बिंदु आप लोगों के माध्यम से उठाया गया है, जानकारी के भाव में या जानबूझकर भी टैक्स इवेजन कर रहे हो सकते हैं, तो उसको हम डेफिनेटली संज्ञान के जो जीएसटी एक्ट है उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं और सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। तो सेक्शंस में जो सुसंगत धाराएं उस पर एप्लीकेबल होंगी तो वो तो उसके एक बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस श्रेणी में वो इवेजन आ रहा है उस हिसाब से। और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित दफ्तर में राजधानी में प्रस्तावित 5वें धाम के निर्माण के संबंध में समीक्षा बैठक की।
उन्होंने अधिकारियों को दिन के साथ ही रात में भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए और अब तक के काम की प्रगति पर मंत्री ने नाखुशी जाहिर की। और इसमें हम भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह की, उसके मंदिर हम इसमें बना रहे हैं। जब एंट्री करेंगे, एक तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर होगा, एक तरफ जो है बाबा जसवंत सिंह का मंदिर होगा। और साथ ही हमने भारत माता के अमर सपूत, देश के पहले CDS, जिन्होंने कहा था कि अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ अब हम पर अटैक कर दें, हमारी सेनाएं इतनी मजबूत हैं कि इनसे लड़ने में सक्षम हैं, जो अचानक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए, उसका जो मुख्य द्वार होगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।